हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम आपको 6 सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन यानी कि डिसिप्लिन की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे। तो गाइस देखिए, आज हमारा सिलेबस जो 6 सेमेस्टर का स्टार्ट हो रहा है वो हम पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने और भी बनाए हैं, 5th सेमेस्टर की भी बनाए और भी बनाए हैं हमने 3rd सेमेस्टर के। तो आज हम क्या बनाएंगे, 6 सेमेस्टर की वीडियो बनाएंगे। आज हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ाने वाले हैं डिसिप्लिन इंस्पेक्टिव इलेक्टिव कोर्स यानी कि डीएससी। डीएससी का जो है बुक, उसका नाम है वैश्वीकरण की समझ। क्या नाम है? वैश्वीकरण की समझ, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। ये हमारी बुक का नाम है पॉलिटिकल साइंस की 6 सेमेस्टर की। तो इसका आज गाइस क्या पढ़ेंगे हम, यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 यानी कि ए पार्ट जो दे रखा है, अर्थवाद, अर्थ और वाद विवाद। आपकी बुक में दे रखा होगा अर्थ और वाद विवाद। वो गाइस मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारी बुक्स में दे रखा है, तो इसलिए नहीं लिखा है। तो हम पहले थोड़ा परिचय पढ़ लेते हैं वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। कि जो वस्तुएं या घटनाएं जो होती हैं उसकी जो प्रक्रिया होती है वो है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया के वर्णन के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनते हैं। यानी कि जितनी भी समाज में लोग रहते हैं, जितने भी पूरे विश्व में लोग रहते हैं, वो एक समाज बनते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। वो एक साथ रह क्या करते हैं, काम करते हैं। ये प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। ये प्रक्रिया क्या है गाइस? प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। इसमें आर्थिक कार्य भी होता है, तकनीकी भी होता है, सामाजिक भी होता है, राजनीतिक भी होता है और संयोजन, ये सब होता है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है। किसमें किया जाता है? आर्थिक में, यानी कि पैसों में। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है। आधार व्यापार, विदेशी प्रतिशत निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकरण के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकरण। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय में, यानी कि नेशनल से इंटरनेशनल। पूंजी प्रवाह जो होता है वो सब आता है इसमें। तो हम पढ़ते हैं वैश्वीकरण का अर्थ और परिभाषा। पॉइंट आता है हमारा 1 पॉइंट, वैश्वीकरण का अर्थ और परिभाषा। तो इसमें क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ बताया गया है। पहले सिर्फ अर्थ को पढ़ते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ एक अंतर्निर्भरता, समता स्तर पर एकीकरण को बढ़ावा देना, जिसके अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तकनीकी, आर्थिक एवं पर्यावरणीय पक्षों की सम्मिलित श्रेय का निजीकरण और वैश्वीकरण किया गया हो। वही जैसे भी हमने ऊपर बताया कि एकीकरण करना, जिसमें सारे सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, राजनीतिक कार्य ये सब आते हैं, वो है। ये विभिन्न देशों तथा कंपनियों के बीच अंतःक्रिया की प्रक्रिया है जिसका प्रभाव देश के आर्थिक विकास एवं उन्नति पर पड़ता है। इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? कंपनियों का अंतःक्रिया प्रक्रिया का आर्थिक और विकास की उन्नति पर, कि आर्थिक विकास कैसे हो रहा है और उन्नति कैसे हो रही है, यानी कैसे बढ़ावा हो रहा है। वास्तव में वैश्वीकरण से आर्थिक एवं सामाजिक संबंधों को बढ़ावा मिल रहा है। इसके साथ साथ राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ क्या हो रहा है? राजनीतिक परिवर्तन भी हो रहा है और सांस्कृतिक परिवर्तन भी हो रहे हैं। व्यापक अर्थ में वैश्वीकरण राष्ट्रों के मध्य कार्य और परस्पर क्रिया के बढ़ाव गए क्षेत्र की ओर संकेत करता है। वास्तव में ये वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का मुख्य विनिमय है। इसका अर्थ क्या है? वास्तव में वस्तु और सेवाओं की पूंजी का मुख्य विनिमय, यानी कि भेजना, लाना भेजना होता है ना, विनिमय, ये सब वो। अब आता है हमारा वैश्वीकरण की परिभाषा। अभी हमने क्या पढ़ा था? पर वैश्वीकरण का अर्थ पढ़ा था। अब आता है वैश्वीकरण की परिभाषा। तो चैम्बर शब्दकोश के अनुसार, चैम्बर क्या है? जो कर्मदाता होते हैं, राइटर होते हैं, वो इन सबके नाम दे रखे होते हैं इसमें। तो चैम्बर शब्दकोश के अनुसार वैश्वीकरण का अर्थ है कि विश्वव्यापी बना देना या संपूर्ण विश्व अथवा सभी लोगों को प्रभावित करना। विश्वव्यापी यानी कि पूरे देश को व्यापार वाला बना देना। संपूर्ण विश्व अथवा सभी लोगों को प्रभावित करना, यानी कि सभी लोग उससे प्रभावित हो। फिर आता है दूसरा, रंगराजन के अनुसार। रंगराजन के अनुसार क्या बोला गया है? वैश्वीकरण का अर्थ है कि सूचनाओं, विचारों, तकनीकों, वस्तुओं और सेवाओं, पूंजीवृत्त और लोगों का देश की सीमाओं से बाहर प्रवाह के द्वारा समाज एवं अर्थव्यवस्था का एकीकरण।
फिर स्टीफन गिल के अनुसार क्या है, वैश्वीकरण पूंजी एवं वस्तुओं की सीमा के से पार गतिशीलता की कारोबार लागत की कमी होना, जिसका अंतर्गत उत्पादन के कारणों एवं वस्तुओं को शामिल किया जाता है। अब आते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, वैश्वीकरण ऐतिहासिक विकास। अब वैश्वीकरण का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ वो देखिए आप। एक गहरी ऐतिहासिक प्रक्रिया है। ये क्या है, एक गहरी ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसमें व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ ज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए दुनिया भर में प्राचीन जनसंख्या आंदोलन शामिल है। ये बहुआयामी दृष्टिकोण है। ये कौन सा दृष्टिकोण है, ऐतिहासिक विकास कौन सा दृष्टिकोण है, बहुआयामी, जो मानव समाज और राष्ट्र राज्यों के बीच बढ़ती जटिलता और अनिश्चितता का विशेषता है। अब आते हैं वैश्वीकरण असहमति और विरोध। अब वैश्वीकरण के असहमति और विरोध में कौन कौन थे वो देखिए। वैश्वीकरण विरोधी शब्द का प्रयोग उन लोगों तथा समूहों के राजनीतिक दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो वैश्वीकरण के आदर्श उदारवादी यानी कि न्यूलिबरल स्वरूप के विरोध करते हैं, यानी कि उदारवाद का स्वरूप करते हैं, वो विरोध करते हैं। वैश्वीकरण विरोध में एक ऐसी क्रिया या प्रक्रिया शामिल है जो किसी राज्य के द्वारा इसकी संप्रभुता के प्रदर्शन के लिए और लोकतांत्रिक फैसलों के लिए की जाती है। संप्रभुता तो आपको पता ही क्या होता है, संप्रभुता तो आपको पता ही है कि अपने राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखना संप्रभुता कहलाता है। तो संप्रभुता के प्रदर्शन के लिए और लोकतांत्रिक फैसलों के लिए की जाती है, यानी कि अपने राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए की जाती है। वैश्वीकरण विरोध लोगों, वस्तुओं और विचारधारा के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए उत्पन्न हो सकता है, जो विशेष रूप से IMF या विश्व व्यापार संगठन यानी कि WHO जैसे संगठनों द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं, जो स्थानीय सरकारों और आबाद पर मुक्त बाजार, कट्टरवाद, फ्री मार्केट, फंडामेंटलिज्म के कट्टरपंथी विनिमय कार्यक्रम में लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त कनाडा के पत्रकार नाओमी क्लेन अपनी पुस्तक नो लोगो टॉकिंग एम एट द ब्रांड बुलिस, जिसका शीर्षक है कोई स्थान नहीं, कोई चुनाव नहीं, कोई नौकरियां नहीं, में तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण विरोध या तो एक सामाजिक आंदोलन है यानी कि सोशल मूवमेंट को, या फिर एक सामूहिक शब्द यानी कि अम्ब्रेला टर्म को निरूपित कर सकता है। इसमें कई अलग सामाजिक आंदोलन, राष्ट्रवादी और समाजिक शामिल है, समाजवादी शामिल है। इसमें क्या है, राष्ट्रवादी तो शामिल है लेकिन समाजवादी भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। किसी भी अन्य मामलों में प्रतिभागी बड़ी बहुराष्ट्रीय अविनियमित राजनीतिक शक्ति के विरोध में खड़ा होता है, क्योंकि व्यापार समझौतों के माध्यम से निगम की प्रतिक्रिया कुछ उदाहरणों में नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकारों, वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट, विशेष रूप से वायु गुणवत्ता सूचकांक और वन वर्षा यानी कि रेनफॉल्स की क्षति पहुंचाती है। वैश्वीकरण क्या होता है, इससे अगर वैश्वीकरण को हानि होती है तो लोकतांत्रिक वातावरण, एनवायरनमेंट को भी वो हानि पहुंचाती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को पहुंचाती है, रेन फॉरेस्ट को पहुंचाती है, यानी कि क्षति यानी कि हानियाँ पहुंचाती है। साथ ही राष्ट्रीय सरकारों की संप्रभुता यानी कि मजदूरों के अधिकार यानी कि लेबर राइट जो होते हैं हमारे, को निर्धारित करती है, जिसके बेहतर वेतन, बेहतर कार्यस्थितियाँ या फिर कानून शामिल है, जो विकासशील देशों यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज की संस्कृति, अभ्यासों और परंपराओं का अतिक्रमण कर सकते हैं। बहुत से लोग जिन पर वैश्वीकरण विरोधी होने की पहचान अंकित है, वे इस शब्द को बहुत ही अस्पष्ट और अनुचित बताते हैं, यानी कि बहुत अलग तरीके से बताते हैं, स्पष्ट नहीं करते, अस्पष्ट बताते हैं। कोंडनिक के अनुसार अधिकांश समूह जो इन विरोधी भागों में लेते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का समर्थन प्राप्त करते हैं और सामान्यतः वैश्वीकरण का फॉर्म जारी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय के इंटरनेशनल नेटवर्क के साथ वो उनका कनेक्शन रहता है, जो लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। प्रतिनिधित्व, मानव अधिकार और समतावाद। जोसेफ स्टिग्लिट्ज और एड्वर्ड जॉर्जेस लिखते हैं, इस दृष्टिकोण से युक्त सदस्य अपना वर्णन निम्न शब्दों के द्वारा करते हैं: विश्व न्याय आंदोलन यानी कि ग्लोबल जस्टिस मूवमेंट, निगम विरोधी वैश्वीकरण आंदोलन, आंदोलन का आंदोलन। इटली में एक लोकप्रिय शब्द वैश्वीकरण में परिवर्तन यानी कि एल्टर ग्लोबलाइजेशन आंदोलन फॉर्म से लोकप्रिय गणक वैश्वीकरण आंदोलन और एक ऐसे कई शब्द होते हैं। वर्तमान में आर्थिक वैश्वीकरण के आलोचक इसके दो पहलू को देखते हैं। कौन कौन से पहलू है? एक जैव मंडल में नजर आ रही है आपूर्ति क्षति, और दूसरा कथित मानव लागत, जैसे गरीबी, असमानता,
नस्लों की मिलावट, अन्याय में वृद्धि, पारंपरिक संस्कृति का क्षरण, आलोचकों के अनुसार ये सब वैश्वीकरण से संबंधित आर्थिक विरूप में शामिल, यानी कि विरोधियों में शामिल आ गए हैं। परिमाण है इसके ये, वे सीधे मैक्सिस की चुनौती देते हैं, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद, जिसका उपयोग विश्व बैंक जैसे संस्थाओं के द्वारा परिपापित प्रत्युत्तरों के मापने के लिए किया जाता है, और अन्य कारणों पर दृष्टि रहने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कई अर्थशास्त्र न्यू इकोनॉमिक फंडेक्शन के द्वारा नियमित खुश ग्रह सूचकांक यानी कि हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स व असंबंधित घातक परिणामों, समाज विघटन, लोकतंत्र का विघटन, वातावरण में अधिक तीव्र और व्यापक गिरावट, नए रोग के प्रसार, गरीबी और अलगाव की भावना में बढ़ोतरी में इंगित करते हैं। इनके बारे में ये दावा करते हैं कि वैश्वीकरण की ये परिणाम अनपेक्षित लेकिन सत्य हैं, कि मतलब ये अलग तो लग रहे हैं आपको कि ये सब अलग हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्य, राजनीतिक कार्य हैं, आर्थिक कार्य हैं, विरोधी हैं इनके सब ये, लेकिन ये अस्पष्ट लग रहे हैं आपको कि ये तो बहुत अस्पष्ट यानी कि बहुत अलग है, लेकिन ये सत्य है, ये ऐसे ही होता है। वैश्वीकरण और वैश्वीकरण विरोधी शब्दों का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। नोम चोम्स्की कहता है कि आलोचनात्मक का तर्क है, गरीबी देशों को कभी कभी नुकसान उठाना पड़ता है, जो गरीब देश होते हैं उनको कभी कभी नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि ये सत्य है कि वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं, जो इंटरनेशनल व्यापार चलता है हमारा उसको बढ़ावा देता है। इसके ऋणात्मक परिणाम भी हैं, क्योंकि कुछ देश अपने राष्ट्रीय बाजारों को बचाने की कोशिश करते हैं। गरीबी देशों का मुख्य निर्माता आमतौर पर कृषि संबंधी सामान है, यानी कि जो हमारे किसान वगैरह का सामान जो होता है वो है। इन देशों के लिए मजबूत देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल है, क्योंकि वे अपने किसान को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि गरीब देशों में किसान प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। वे बाजार की तुलना में अपनी फसलों की कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होते हैं। विदेशी गरीब श्रमिकों का शोषण, मजबूत औद्योगिक शक्तियों द्वारा गरीब देशों की सुरक्षा में गिरावट के परिणाम स्वरूप इन देशों में सस्ते श्रम के रूप में लोगों के शोषण होता है। सुरक्षा में कमी के कारण प्रबल औद्योगिक राष्ट्रों की कंपनियां श्रमिकों को असुरक्षित स्थितियों में लंबी समय तक काम करने के लिए लुभानी है तो पर्याप्त वेतन की पेशकश करती है। हालांकि अर्थशास्त्री इस बात पर सवाल उठाते हैं कि प्रतियोगी नियोक्ता बाजार में श्रमिकों को अनुमति देना शोषण माना जाता है, यानी कि जो उनका बाजार अलग होता है उनमें शोषण माना जाता है ये देना। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वैश्वीकरण वैकल्पिक दृष्टिकोण। अल्टर वैश्वीकरण, जिसे वैश्वीकरण वैकल्पिक वैश्वीकरण या परिवर्तन मुंडीकरण के रूप से भी जाना जाता है। फ्रेंच परिवर्तन मंडीकरण से और वैश्वीकरण न्याय आंदोलन के साथ अतिव्यापी एक सामाजिक आंदोलन है, जिसके प्रस्तावक वैश्वीकरण सहयोग और बातचीत का समर्थन करते हैं, लेकिन वे नकारात्मक प्रभावों के रूप में वर्णन करते हैं जो इसका विरोध करते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण ये अक्सर मानवीय मूल्यों जैसे पर्यावरण और जैव संरक्षण, आर्थिक न्याय, श्रम सुरक्षा, स्वदेशी सुरक्षा की पर्याप्त रूप में बढ़ावा नहीं देना या प्राप्त रूप से बढ़ावा देने के लिए काम करने पर विचार करना, शांति और नागरिक स्वतंत्रता है। ये नाम आंदोलन की एक लोकप्रिय नारे में लिया गया हो सकता है, जिसका नाम है एक दुनिया संभव है, जो विश्व सामाजिक मंच में निकला था। परिवर्तन वैश्वीकरण आंदोलन एक सहकारी आंदोलन है, जिसे नव उदारवादी वैश्वीकरण की दशा और कथित नकारात्मक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक परिणामों का विरोध करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कई परिवर्तन भूमंडलवादी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के विस्थापन और विनाशकारी मानवीय परिणामों से बेचने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो अपने अलग तरीके से, अलग व्यापन से, अलग विस्थापन से बेचने की कोशिश करते हैं। इस आंदोलन के अधिकांश सदस्य वैश्वीकरण विरोधी के लेबल से दूर रहते हैं। समर्थक आंदोलन को नव उदारवादी वैश्वीकरण के विकल्प रूप में देखते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे कि विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसी तरह और प्रमुख निगम विकसित दुनिया को समृद्ध करने के लिए खुद को स्थापित करते हैं, जबकि बहुत कम या नहीं देते।
आलोचकों का कहना है कि कम विकसित देशों की लोगों और पर्यावरण पर उनके कार्यों के हानिकारक प्रभाव है। जिन लोगों को सरकारें अक्सर बहुत कमज़ोर या इतनी भ्रष्ट होती हैं कि उनका विरोध या नियमित नहीं किया जा सकता। इसे सराहना अंतर्राष्ट्रवादी के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। जैसा कि साम्यवादियों ने कहा है, परिवर्तन भूमंडलवादी आवश्यक के रूप में इसका विरोध नहीं करते। मुक्त बाजार लेकिन कुछ व्यापारिक दृष्टिकोणों और राजनीतिक नीति उदाहरण की आवश्यकता के विशेषता मुक्त बाजार प्रथाओं का एक उपसमूह है, जो कहते हैं कि अक्सर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। कि क्या होता है, जो मानव अधिकार होते हैं हमारे, अक्सर ही उसका उल्लंघन होता है। किस में उल्लंघन होता है? वैश्वीकरण में उल्लंघन होता है। जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका क्या होता है? उल्लंघन होता है। तो गाइस देखिए, ये हमने बहुत छोटी पीपीटी, हमारा जो चैप्टर था वो बहुत बड़ा था, लेकिन हमने जैसे करके आपके लिए बहुत छोटी पीपीटी बनाई है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।